हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा। वीडियो देख रहे हैं, आज जो वीडियो हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जिसका PYQ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पार्ट 39 है, ठीक है। जो हमारे प्रिय साथी भी 1 से 38 पार्ट नहीं देखें तो सारे पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ऑल इन वन वीडियो में मिल जाएंगे साथियों। नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है साथियों, ठीक है, स्पेशल आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल का PYQ। तो आप लोग जाइएगा उसमें देख लीजिएगा साथियों, ठीक है। बाकी ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को देखिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग के लिए कितना स्पेशल आज का क्लास होने वाली है। देखते हैं हम प्रश्नों को बारीकी से पढ़ेंगे, कितना अच्छा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न लिए हैं साथियों, ठीक है। और सभी प्रश्न आप लोग के लिए PYQ। आप लोग को हमारे वीडियो में बताए थे मात्र 3 ही चीज़ पे फोकस करना है आप लोग का। अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप लोग को PYQ, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वो भी टेक्स्ट बुक पे देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर देना साथियों, ठीक है, तभी आप लोग का अच्छे से अच्छा स्कोर आ सकता है साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। और आप लोग को बहुत से बच्चों का कमेंट था कि एग्जाम कब होगा सर, ठीक है। तो बता दें साथियों, आप लोग का 2 दिसंबर से आप लोग का पता है, आप लोग का आरपीएफ SI का एग्जाम होने वाला साथियों, ठीक है। 10 से 12 दिन उसमें लगेंगे आप लोग का, ठीक है। 2 पालियों में इसका एग्जाम होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कांस्टेबल का एग्जाम जो बता दें, कांस्टेबल जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा साथियों, वो जनवरी तक जा सकता है, या तो दिसंबर के लास्ट तक या तो जनवरी में जा सकता है। अभी उसका नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से, जितना हो सके उतना आप लोग फोकस कीजिए, जितना हो सके उतना PYQ को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो हमारे चैनल पे अभी तक चैनल पे नए हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जो इंप्रेस कर देना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा साथी, ठीक है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आज हमारा प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए साथी। हमारा आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, यही बताना आप लोग को। बहुत ही सिंपल है साथी, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। देख सकते हैं ये प्रश्न हमारा आपके एग्जाम में पूछा गया साथी, ठीक है। ऐसे ऐसे नॉर्मली प्रश्न आप लोग एग्जाम में फंसते हैं और बहुत से बच्चे करके नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो 1935 से 1958, 1959, 1909 है। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1935 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हमारे प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर मेरा हौसला बुलंद रहेगा तो आपकी हौसला बुलंद जरूर रहेगा साथी, ठीक है। बाकी आप लोग का मेहनत के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलते हम स्टार्ट करते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो साथी लोग अगले नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़िए। आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। बोला हमारा दूसरा प्रश्न, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है, ओस्टोलॉजी कहा जाता है, एथियोपिया कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। तो साथ ही बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या सकता है। तो बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा साथी। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हमारे प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। बाकी आप लोग एंड में आप लोग स्कोर भी बताना, आप लोग कितना स्कोर किए, आप लोग कितना प्रश्न आप लोग का सही है। बहुत से बच्चों का अच्छा अच्छा कमेंट आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो ट्यूशन को पूरा कर जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो मेहनत है उनका रंग जरूर लाएगा साथियों, ठीक है। बस आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से, क्योंकि सबको नसीब नहीं होती वर्दी के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है साथियों, ठीक है। कुछ मेहनतें भी करनी पड़ती है साथियों, ठीक है, यह ध्यान रखना आप लोग। तो तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कौन सा है। बोला निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में हिमपात का अनुभव किया जा सकता है। हिमपात का अनुभव किया जा सकता है। तो साथ ही बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है। तो इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने हमारे भाई बहनों का आंसर सही था वो कमेंट करेंगे। उत्तराखंड आप लोग का तीसरा प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग का लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा चौथा प्रश्न है। तो साथी लोग चौथे प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से, और आ रहा है आप लोग को प्रश्न का आंसर, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो प्रश्न क्या हमारा चौथा, किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है। किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसड्यूसर का भी उपयोग किया जाता है, एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है, सेंसर का और पुनरावर्तक का। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हैं, ट्रांसड्यूसर।
ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज साथी आप लोग क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। हमने 4 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। क्या आप लोग को कोई भी प्रश्न में डाउट हुआ, क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो आप लोग को समझ ना आया हो, ठीक है। तो सभी प्रश्न आप लोग के पूछे गए, तो आप लोग के ऐसे नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, बात करें जो एसआई लेवल का एग्जाम होता है दरोगा वाला, तो उसमें थोड़ा हार्ड लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी उसका जो फिजिकल होता है बहुत नॉर्मली होता है, ठीक है। दो में से एक ही चॉइस को चॉइस करना होता है, ठीक है। उसमें एसआई लेवल में क्या होता है, उसका थोड़ा फिजिकल नॉर्मल होता है और एग्जाम थोड़ा टाइट होती है। बाकी इसमें कांस्टेबल वाले में, कांस्टेबल में इसका एग्जाम बहुत नॉर्मल होता है और बाकी आप लोग का फिजिकल आप लोग का थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, हालांकि में आप लोग समझदार भी हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 5वां प्रश्न है, क्या बोलता है साथी, बोला है राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लिया। तो साथ ही देख रहे हैं हमारा एक खेल कूद से प्रश्न पूछा, आप लोग को पता है खेल कूद से हमारे प्रश्न बनते हैं, पॉलिटी से प्रश्न बनता है, स्ट्रेटेजी से प्रश्न बनता है, करंट अफेयर से बनता है, और आप लोग का हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, ये सबसे प्रश्न आप लोग को नॉर्मली पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री से, ओलंपिक से, उत्सव महोत्सव, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली प्रश्न आप लोग के यहाँ से बनते साथी, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वो वीडियो देख लेना, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं इस प्रश्न को पढ़ते हैं, इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लिया। तो पीवी सिंधु है, जीतू राय है, अनीस भावाला है और प्रवीण चोपड़ा है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, बहुत ही स्पेशलिटी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु इज राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी हमारे साथी का राइट आंसर होता है और कमेंट करेंगे पीवी सिंधु इज द राइट आंसर, ठीक है। पीवी सिंधु इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग, हमारा ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, बताते हैं आप लोग का आंसर क्या हो सकता है आप लोग का, ठीक है। तो आज का हमारा 6वां प्रश्न बोला है भारतीय संविधान का भाग दूसरा से जुड़ा है। तो ये हमारा पॉलिटी का प्रश्न पूछा है। पॉलिटी का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ से 6 से 7 प्रश्न आप लोग के पॉलिटी से पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही स्पेशल, ठीक है। तो वो पॉलिटी के जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ साथ सभी को अच्छे से नोट कर लेना अपने नोटबुक पे, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि पॉलिटी के प्रश्न आप लोग को समझ नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। वहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं जहाँ से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पी वाई क्यू को अच्छे से कवर करेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं पॉलिटी से, ठीक है। तो बोला है भारतीय संविधान का भाग दूसरा से जुड़ा है। तो मूल कर्तव्य है, नागरिकता है, चुनाव है, मूल अधिकार है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को बता दें, तो जो नागरिकता का नाम सुने हैं, नागरिकता हमारा दूसरा भाग में जुड़ा हुआ है, नागरिकता यानी आंसर नंबर बी वाला, आंसर नंबर बी वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता जो हमारा भाग 2 में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का साथी हमारा है, आज का 7वां प्रश्न। और एक बात ध्यान रखना, नोट कर लेना अपने नोट, किसी भी एग्जाम में तुक्का मत मारना मेरे भाई, काहे नहीं, आरपीएफ कांस्टेबल का ही क्यों ना हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम में जिसमें माइनस, जिसमें निगेटिव मार्किंग हो ना, उसमें कुत्ता जो आप लोग का होता है ना तुक्का, वो कत्ता ही नहीं मारना आप लोग को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जिसमें निगेटिव मार्किंग ना हो उसमें तुक्का बिंदास मारिए, लेकिन आप लोग आरपीएफ का स्टूडेंट तुक्का मत मारना, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी है जो भी 12th पास किए हैं, 10th पास किए हैं और फॉर्म को फिलअप किए हैं, वो जाएंगे एग्जाम को देखने जाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और तुक्का मार के चले जाते हैं, ठीक है। तो साथ ही ऐसा आप लोग को नहीं करना, आप लोग को वर्दी चाहिए, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत कीजिए थोड़ा और, ठीक है। बाकी आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा आपकी बार, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आपकी बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है साथी, ठीक है। फॉर्म में भी कम भराए हुए, ठीक है, पहले से कम ही फार्म भराए हैं, ठीक है। तो बस अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। तो सातवें प्रश्न को पढ़ते हैं हम। 7वां प्रश्न बोला है वर्ष 1946 बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थी। तो वर्ष 1946 बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे साथी, ये हमारा रेलवे से प्रश्न पूछा था, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण तो होगा ही मेरे भाई, ठीक है। रेलवे से जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जगजीवन राम है, आसफ अली है, लियाकत अली खान है, जॉन मैथ्यू है। तो बता दें इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आसफ अली हो जाएगा, ठीक है। आसफ अली इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने साथियों का राइट आंसर था आसफ अली, ठीक है। 7वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी आंसर इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथ ही आप लोग को बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो हमारा आज का 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न बोला है स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संसद महासभा में भाग कब लिया था, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे आप लोग को पता है बहुत ही महान व्यक्ति थे हमारे, ठीक है। ये धार्मिक संसद महासभा में कब भाग लिया था, ठीक है। तो 1890 में, 1893 में, 1885 में, 1902 में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है हमारा, ठीक है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1893 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1893 यानी आंसर नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथियों, ठीक है। और सही प्रश्नों को अपने नोटबुक नोट जरूर करना, क्योंकि आप लोग के एग्जाम के पहले 6 से 7 दिन पहले आप लोग को सभी प्रश्नों को रिविजन कर लेना है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सभी
सभी प्रश्न PYQ हैं, सभी प्रश्न PYQ। आप लोग को मैंने पहले बताया था PYQ हल करने से क्या होता है, आप लोग को पता चल जाएगा सब कुछ। पहले ही कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आप लोग को पहले से सब कुछ आइडिया हो जाएगा, तो एग्जाम कैसे नहीं क्वालिफाई होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना मेरी बातों को। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोग को बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। आज का हमारा नवा प्रश्न बोला है, नवा प्रश्न क्या साथी, नवा प्रश्न को पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। नवा प्रश्न बोला 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित की गई थी। साथी हमारा ओलंपिक से प्रश्न पूछा, अभी हमने कुछ देरी पहले ही बताया था आप लोग को ओलंपिक से प्रश्न बनते हैं, ओलंपिक से प्रश्न बन गया। और आप लोग जो हमारे प्लीज आते हैं रेगुलर वीडियो को देखते हैं और हर एक प्रैक्टिस हर एक PYQ को देखते होंगे, उसमें देखेंगे हर एक PYQ में ओलंपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ओलंपिक को अच्छे से याद करना, जो भी ओलंपिक में जो भी कुछ हुआ है उसको अच्छे से रट लेना आप लोग। ठीक है, तो 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित की गई थी। क्या की गई थी? लंदन, म्यूनिख है, न्यूयॉर्क है, दिल्ली है। तो साथियों आप लोग बता दें 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित की गई थी, तो म्यूनिख है। म्यूनिक इज द राइट आंसर, यानी आप लोग का 9वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग म्यूनिक हो जाएगा, यानी आंसर नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को नोट जरूर करना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न। ठीक है, जो हमारे खेल कूद से प्रश्न बनते हैं, स्पोर्ट्स से प्रश्न बनते हैं, आप लोग के लिए बेहतर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न क्या बोलता है, 10वां प्रश्न को पढ़ लीजिए आप लोग की स्क्रीन पे। आज का हमारा 10वां प्रश्न बोला है टंगस्टन का प्रतीक है। ठीक है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? टंगस्टन का प्रतीक क्या है? TU है, W है, TN है, TG। ठीक है, तो बता देता हूँ, ये आप लोग का W हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन का W होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आप लोगों को जो समझ नहीं आया हो साथियों। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने 10वें प्रश्न तक बहुत आसानी से पहुंच गए। अब हम चलते हैं आज की अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। आज की हमारी 11वां प्रश्न है। 11 प्रश्न क्या बोलता है, पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोग को जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसका उत्तर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा साथ ही। ठीक है, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना साथियों चैनल को। ठीक है, तो बोला हमारा आज की 11 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो असम में ऐसा कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है? तो मानस नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथ ही यहाँ पे मैं लिख कर देता हूँ आप लोग को, मानस का नाम सुनेंगे, मानस नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्क हमारा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगी। 11 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और अपने नोटबुक को नोट जरूर करते होंगे सभी प्रश्नों को। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं आज का हमारा 12th प्रश्न। ठीक है साथी, 12th प्रश्न है कि आप लोग 12th प्रश्न को पढ़ लीजिए, आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण 12th प्रश्न बोला है। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सरकार से प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न को बहुत ही अच्छे से आप लोग सुनिए, पहले अच्छे से दिमाग में बैठाइए, फिर प्रश्न को उत्तर दीजिए, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। तो बोला सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है? सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान भी करती है? तो गजब का क्वेश्चन भाई। सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक निजी भागीदारी है, निजी क्षेत्र है, विदेशी निवेशी है। तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा है जो संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान भी करती हैं। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र आप लोग का कितने हमारे साथियों का, भाई बहनों का राइट आंसर था वह कमेंट करेंगे। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र इज द राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, आज के हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारा अगला प्रश्न कौन सा? आज का हमारा 13 प्रश्न बोला आप लोग का, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा। ठीक है, विश्व है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है, कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, भारत है, चिली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आप लोग को आ रहा है, आप लोग तभी कमेंट करना। ठीक है, बाकी आप लोग तुक्का नहीं मारना आप लोग। ठीक है, जो प्रश्न आप लोग को आ रहे हैं, आप लोगों को कन्फर्म है, श्योर है आप लोग कि हमारा आंसर राइट है, तो उसको आप लोग टिक मारिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मारेंगे तो आपका एग्जाम भी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा साथी। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इस प्रश्न का, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बता दें साथियों, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो कितने साथियों का आंसर राइट था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का आंसर नंबर ए वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा है 14 प्रश्न। 14 प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से, जिस प्रकार से हर प्रश्नों को हल कर रहे हैं उसी प्रकार 14 प्रश्नों को भी हल कीजिए और एंड तक हमारे साथ बने रहिए साथों। ठीक है, अंतिम तक। ठीक है, तो बोला है निम्नलिखित में से किसे उल्टी सेल कहा जाता है? हमारा सेल से प्रश्न पूछा जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, प्रश्न मैंने पहले भी करवा चुका हूँ और इस प्रश्न का आंसर भी देना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है साथियों। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे वोल्टी सेल कहा जाता है? तो गैल्वेनिक सेल को, आयनिक सेल को, कॉलर सेल को, इलेक्ट्रोलाइट सेल को। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर
आप लोग का जो हो जाएगा क्या होगा, गैल्वेनिक नाम सुनेंगे, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल इज द राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, तो समझ गए आप लोग, हमारा आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब हम चलते हैं इस स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोग को बताते हैं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज का अगला प्रश्न हमारा आज का 15 प्रश्न है, साथ ही 15 प्रश्नों को पढ़िए। हमारा क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रश्न पूछा है, बोला है क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना आपको। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग बता भी सकते हैं, बहुत नॉर्मली प्रश्न है, प्रश्न मैंने कई बार करवाया भी था साथियों। ठीक है, कि ये प्रश्न इजिली आप लोग करंट अफेयर्स का है, बता भी सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से देखना है कि जो भारत का जो अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है, बोलिविया है, अर्जेंटीना है, पराग्वे। तो साथियों आप लोग को पता चल गया, अमेरिका अमेरिका का पूछा है ना, तो ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील, यानी आप लोग को पूछा है अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राज़ील मारेंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आज का भाई, हमारे 16 प्रश्न, 16 प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है। देखिए स्थित है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग के ना इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्थान स्थित होता है, जो कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न बहुत ही बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है। ठीक है, जैसे प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग के पूछे जाते सकते हैं। ठीक है, मंदिरों से प्रश्न आप लोग का अधिकतर पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, 2 से 3 प्रश्न आप लोग के मंदिरों से पूछते जाते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बिहार। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है बताते हैं। इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यानी एमपी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एमपी मारेंगे क्लिक, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो साथ ही हमारे क्लियर हो चुके हैं, हमने 16 प्रश्नों को बहुत इजीली आप लोग कवर करा दिया। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे, आज का हमारा 17 प्रश्न चलते हैं। ठीक है, तो 17 प्रश्नों को पढ़िए। आप लोग का नदी से प्रश्न पूछा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। तो पूछा गंगा की एक सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वही बताना आप लोग को। ठीक है, तो सिंपल तो है प्रश्न, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग नदी से प्रश्न याद किए होंगे तो नदी के प्रश्न आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, घाघरा है, सोन है, चंबल है, बेतबा है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का सोन हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हमारे साथी का राइट आंसर था सोन, यानी आंसर नंबर बी को मारेंगे टिक, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है सभी हमारे साथी, बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सोन को मारेंगे। ठीक है, सोन नदी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज हमारा 18 प्रश्न साथियों। ठीक है, हम लोग को पता भी नहीं चला, हम लोग 18 प्रश्न तक पहुंच गए। कितनी सोचने वाली बात, गंभीरता की बात हो चुकी है साथियों। ठीक है, अब हम 18वें प्रश्न को पढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। बोला हमारा आज का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना से संबंधित है। तो रोहन बोपन्ना से संबंधित यही बताना है आप लोग को, बहुत ही सिंपल है, वो बता भी सकते हैं। इसलिए आप लोग का इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना से संबंधित है। तो क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है, शतरंज है। तो रोहन बोपन्ना क्या खेलते थे ये बताना आप लोगों को। ठीक है, वो किससे संबंधित थे। ठीक है, तो रोहन जो बोपन्ना थे वो टेनिस से संबंधित है, टेनिस नाम सुनेंगे। ठीक है, क्रिकेट का नाम होता तो पता चलता है कि नाम ही इनका ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा टिपिकल नाम है रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना। तो ये हमारे टेनिस से, फुटबॉल से होगा ना, शतरंज से होगा नहीं, क्रिकेट से होगा ना, टेनिस ही भाई, टेनिस मारो राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा 19वां प्रश्न क्या साथियों, हमारा 19वां प्रश्न हमारा पॉलिटी से प्रश्न पूछा है, आप लोग का संविधान का प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा। तो प्रश्न बहुत ही इजली है, आप लोग का बता सकते हैं साथियों। ठीक है, तो संविधान सभा की जो कुल सदस्य है उसकी संख्या पूछा है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है आप लोग के लिए पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 333 है, 389 है, 377 है, 444 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 19वें प्रश्न का राइट आंसर होगा 389 हो जाएगा। ठीक है, 389 मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने हमारे प्रिय साथी जो भी हमारे भाई बहनें देख रहे हैं वीडियो को वो बताएंगे जरूर साथियों। ठीक है, आप लोग का आ रहा है तो आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, 389 इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, नोट भी कर लेना आप लोग, क्योंकि पॉलिटी का प्रश्न भाई मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण है उसको मैं पहले ही बता देता हूँ साथियों, और बाकी सही प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उसमें भी महत्वपूर्ण छाट देते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण बताइए। ठीक है, बाकी जो मैं प्रश्न बताता हूँ आप लोग के लिए स्पेशली प्रश्न बताता हूँ। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। जो आज का हमारा है 20वां प्रश्न, आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है आज का हमारा 20वां प्रश्न, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के बाद आप लोगों को कितना प्रश्न आप लोग को सही है, कितना प्रश्न आप लोग को गलत है, वह जरूर बताना आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न हमारा आज का 20वां प्रश्न है, साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत वायसराय कौन था। तो जो साइमन कमीशन के दौरान पूछा है, साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय
कौन था वही बताना आप लोग को। पहले कौन था, तो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड कर्जन थे, और एक ऑप्शन है आप लोग का लॉर्ड डलहौजी थे। साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताइए। बहुत ही जल्दी प्रश्न का आंसर बता सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉर्ड इरविन था, ठीक है, लॉर्ड इरविन। तो कितने हमारे साथियों का आंसर राइट था, लॉर्ड इरविन इज द राइट आंसर सब जगह। आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर टिक। तो समझ गए आप लोग, पूरे हमने 20 प्रश्नों को बहुत ईजिली आप लोग को बता दे साथी, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। बस आप लोग ऐसे अच्छे से अच्छी तैयारी करते रहे साथ में, ठीक है। आपकी बार सलेक्शन ले लीजिए आप लोग, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। उसी चीज़ से आप लोग सलेक्शन आराम से पा सकते हैं, ठीक है साथी। तो आज हमारा पार्ट 39 था। हम 40 पार्ट में जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ। बाकी जो हमारे प्रिय साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आइकन जो घंटा होता है उसको जरूर टच कर देना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग का सपोर्ट प्यार ऐसे बने रहे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।